नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। कोई भी देश या कोई भी शहर या कोई भी समाज अचानक विकसित नहीं होता है। एक सतत प्रक्रिया है विकास की, और इस प्रक्रिया के रास्ते में कई उतार चढ़ाव आते हैं, यानी कई समस्याएं आती हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो या तकनीक के तौर पर। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही शोध और रिसर्च का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अलग अलग देशों में इसीलिए रिसर्च के लिए बहुत सारे फंड जुटाए जाते हैं और युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। उसका मकसद होता है उस देश या उस इलाके से जुड़ी समस्याओं के हल को खोजना और उसके लिए नए रास्तों को तलाशना। भारत में भी रिसर्च के अगर हम पेपर्स देखें तो हर साल लाखों की संख्या में सबमिट किए जाते हैं, यानी कि हमारे युवा जो हायर एजुकेशन करने के बाद रिसर्च के क्षेत्र में आते हैं, शोध करते हैं और अपने पेपर सबमिट करते हैं। लेकिन अब उच्च शिक्षा मंत्रालय ने तय किया है कि रिसर्च में लोकल इश्यूज को शामिल किया जाए, यानी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उन पर भी रिसर्च होनी चाहिए और वो स्थान विशेष को लेकर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका मकसद क्या है और इस बदलाव के साथ हम अचीव क्या करना चाहते हैं, और साथ ही इस अचीवमेंट के रास्ते की रुकावटें या अड़चनें क्या हो सकती हैं, इसे समझाएंगे हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जो आज जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर वी रामगोपाल राव साहब हैं, निदेशक हैं IIT दिल्ली से, सर स्वागत है। प्रोफेसर अभय करेंदकर हैं, निदेशक IIT कानपुर, आपका स्वागत है। प्रोफेसर नीलमा गुप्ता हैं, वाइस चांसलर हमारे साथ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में करना चाहूंगा रामगोपाल राव साहब आपसे। IIT एक मैं कहूं कि जो प्रोमिनेंट संस्थान देश में है और इसका रिसर्च को लेकर बहुत ही एक लंबा इतिहास और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रोल रहा है। लेकिन जब हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ये सोचती है कि हमें रिसर्च के पैटर्न को थोड़ा सा लोकलाइज करना चाहिए, उसमें कुछ स्थानीय बड़े मुद्दों को शामिल करने की कोशिश होनी चाहिए, तो इस नजरिए को आप कैसे देखते हैं? और भारत जैसे देश में जहां पर एक बहुत ही ज्यादा असमानता न सिर्फ मैं कहूं कि समाज के नजरिए से, रिसोर्सेज के नजरिए से, बल्कि समस्याओं के नजरिए से भी है, वहां पर यह टूल किस तरीके से कारगर हो सकता है? ये एक अच्छी बात है। दिस इज समथिंग दैट आई थिंक वी नीड टू बी डूइंग। अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो रिसर्च प्रॉब्लम्स मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाते हैं, बिकॉज इफ यू वांट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन द सोसाइटी यू कैन नॉट सॉल्व इट यूजिंग वन सिंगल डिसिप्लिन। सो मल्टी डिसिप्लिनरिटी अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो चीज़ों में। और दूसरा चीज़ ये है कि even the funding models in the country today, if you look at the funding of research in the country, nobody gives us problems and funds. We go with our problems and seek funds from, let us say, Department of Science and Technology category. I think the funding models also need to change as we go along, because otherwise what happens is if Department of Science and Technology is the only, or Ministry of Science and Technology is the only agency which funds research in academia, then they are not connected with other ministries as much as they should, and they are not even for example connected with the grassroots kind of problems. In most of these funding agencies, it's the faculty members who go with their problems and then receive funding. So I think the solution to this also lies in the new education policy. So new education policy में National Research Foundation is one major aspect. In NRF, for example, they are saying that different ministries will pull in resources and these ministries will also provide problems. So that way you not only receive funding, but you are also told now this is a problem you need to solve with the help of this funding. I think that is what NRF is trying to achieve as part of the new education policy. And new education policy also talks about multidisciplinary universities, which is again very, very essential. For example, if you want to solve the farmers' problem, right, that doesn't fall under any one single discipline. It will require multiple disciplines to come together. Engineers and scientists need to work together in order to provide solutions to the farmers' problems. And true of even air quality in Delhi. That doesn't come under any single discipline.
multiple disciplines need to come together and solve that. So I think multidisciplinarity, the funding models, if they're also aligned with this vision, I think that can be a transformative sort of a thing for the country. ओके डॉक्टर नीलिमा, जिस तरीके से राव साहब कह रहे हैं कि तीन बेसिक चीज़ें, एक तो ये कि फंडिंग को लेकर, दूसरा किस तरीके से इसको कोलैबोरेट किया जाए दूसरे संस्थानों के साथ में, लेकिन अगर मैं नई शिक्षा नीति को देखूं 2030 तक जहां पर बात हो रही है कि हर ज़िले में एक रिसर्च फाउंडेशन होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सेंटर होगा, लेकिन सवाल ये कि जो बात राव साहब ने कहा, फंड इश्यूज और साथ ही साथ वो टीम या वो यूथ जो इससे जुड़ना चाहता है, इन तीनों को अगर मिलाने की हम बात करें, क्या ये रास्ता बहुत आसान है या फिर इस रास्ते में चुनौतियां कहीं पहले से ज्यादा हैं अगर इनसे ब्रॉड या ग्राउंड लेवल तक ले जाना चाहते हैं? मैं समझती हूँ कि इसमें चुनौतियां काफी हैं, क्योंकि इस समय जो हमारा रिसर्च सिस्टम बेस्ड है वो हमारे क्षेत्र के आधार पर नहीं बेस्ड है। और सबसे पहले तो मैं शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहती हूँ। शिक्षा मंत्रालय ने जो एक ये पहल की है कि हम लोग क्षेत्रीय शोध पर हम काम करें। जब हम क्षेत्रीय शोध की हम बात करते हैं, जैसे राव साहब ने कहा कि फंडिंग की बात है और हमें इससे यूथ को जोड़ने की बात है, तो यदि हम यूथ को जोड़ना चाहते हैं और हम कुछ क्षेत्रीय दिशा में हम लोग कुछ शोध करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि हमारे उस क्षेत्र में क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए मुरादाबाद की बात करें तो वहाँ पर ब्रास इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत में वहाँ की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बांसुरी वहाँ की इंपॉर्टेंट है, बरेली का मांझा बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्नीचर इंपॉर्टेंट है, नागपुर में संतरे बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर की एम्ब्रॉयडरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक हम लोग अपने क्षेत्र की खूबियां को नहीं जाने, क्या होता क्या है कि हमारे क्षेत्र में जो भी फैसिलिटीज हैं या जो हमारे उत्पाद हैं उन पर हम लोग शोध नहीं कर रहे हैं। और हम लोग शोध किस चीज पर कर रहे हैं? जो ज्यादा एकेडमिक है, जिससे कि हम अपने रिसर्च पब्लिकेशंस अच्छे कर सकें, जिससे कि हम अपना इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ा सकें। लेकिन आज जरूरत है कि हम कैसे समाज के साथ जुड़ जाएं। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगी कि जहां भारत सरकार कह रही है कि हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है, तो यदि हमें आत्मनिर्भर बनना है तो एक तरफ जब हम बात कर रहे हैं फंडिंग की, तो मैं समझती हूँ कि यदि हम लोग समाज के साथ मिलकर शोध करेंगे और इन दिशाओं में करेंगे, तो मुझे लगता है कि फंड्स तो अपने आप ही हम लोग जनरेट कर पाएंगे और ये एक पहल होगी आत्मनिर्भर भारत बनने में। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मिली हुई हैं और हम लोगों को अपनी दिशा अवश्य ही बदलनी होगी कि हम लोग आज जो ट्रेडिशनल एक रिसर्च कर रहे हैं, वी हैव टू मूव ऑन टू दैट टाइप ऑफ रिसर्च विच इज बेस्ड ऑन आवर लोकल नीड्स एंड वी हैव टू बिकम वोकल फॉर लोकल, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और ये करने के लिए हमें क्षेत्रीय शोध पर हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर हम लोग शोध करें। और इसी के साथ आई फील दैट वी विल बी गिविंग बर्थ टू इनोवेशन। तो इनोवेशन, रिसर्च और क्षेत्रीय रिसर्च, आत्मनिर्भर भारत, हमें इस दिशा में यदि हमें जाना है तो हमें शोध भी इसी दिशा में करना पड़ेगा। ओके अभय जी, क्योंकि अगर मैं लोकल इश्यूज की बात करूं, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या फिर सामाजिक तौर पर हो, इनोवेशन के साथ साथ जब हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये कि तीन बड़े फैक्टर नजर आते हैं मुझे, आप इसमें अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहें। एक तो ये कि किस तरीके से जो प्रॉपर सेटअप है जहां पर यूथ को आप आकर्षित कर सकें, इनवाइट कर सकें कि वो रिसर्च में शामिल हो और ज्यादा संख्या में आए। दूसरा ये कि उस रिसर्च के बाद वो किसी के लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट के साथ सामने आ रहा हो जिसका कि हम जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन भी देख पाए। आई थिंक जैसा कि प्रोफेसर रामगोपाल राव और प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता दोनों ने बताया कि पर्टिकुलरली सिंस मैं आईआईटीज में हूँ, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से उपयोग हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशनल रिसर्च में करें, पहले तो हम लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम अपनी रिसर्च जो है वो बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च के साथ साथ एक ट्रांसलेशनल रिसर्च की तरफ ले जाए, ताकि जो हम शोध कर रहे हैं उसका सीधा उपयोग जो है वो समाज और हमारे जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको सीधा उपयोग हो सके। तो इस संबंध में सभी आईआईटीज ने कई सारे प्रयास किए हुए हैं और हमने अभी हाल ही के दिनों में देखा है कि हमारे आईआईटीज में जो इंक्यूबेटर है और जिसमें हमारे छात्र और युवा जुड़े हुए हैं, जो अपने लैब में की हुई रिसर्च को सामयिक बनाकर उससे जो है आसपास के क्षेत्रों में उसका प्रभाव कैसे हो सकता है, समाज और देश पर उसका कैसे प्रभाव हो सकता है, और साथ में उससे हम छोटे और लघु और बड़े उद्योग कैसे बना सकते हैं। तो इसकी एक सीधी कड़ी हमने हाल ही के वर्षों में देखी हुई है, जिससे इनोवेशंस और नवाचार के क्षेत्र में
लोगों की रुचि जागी है और वो लैब टू रिसर्च टू प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़े हैं। तो इस दिशा में यदि हम और आगे प्रयास करें ताकि हमारे आसपास के क्षेत्रों की समस्याओं को हम एक रिसर्च प्रॉब्लम्स की तरह देखें और फिर उन पर शोध करें और उनको लैब में शोध करने के बाद उनको सीधे प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी में डेवलप करें और फिर हम अपनी उनकी कंपनी या छोटे उद्योग और बड़े उद्योग लगाएं ताकि जो है इसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में हो, उससे उद्योग भी बढ़े और लोगों को रोजगार भी मिले और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार आए। तो ये सब जुड़े हुए हैं और औद्योगिक जो हमारे प्रौद्योगिक संस्थान हैं और जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका इसमें जो योगदान है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। राव साहब, क्योंकि जब रिसर्च की बात हो रही है, इनोवेशन की बात हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या आईटी जैसे संस्थानों का योगदान है, उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन मैं इससे अलग अगर दूसरे सेक्टर्स को देखूं, वहां पर रिसर्च क्या महज आरोप लगते हैं कि वो एक एकेडमिक अपनी फाइल या अपने एक मैं कहूं कि प्रोफाइल को बड़ा करने का सिर्फ एक अब तक सोर्स रहा है, या फिर कहीं उसके बाद जो उसकी ज़रूरतें उस युवा की या उसके साथ उसकी जो आजीविका है, अर्निंग है, उसको हम जोड़ नहीं पाए, इसीलिए वहां पर उस तरीके के नतीजे नहीं जैसा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है? ये इतना आसान प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि अगर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट प्रोसेस। व्हेन यू गो फॉर प्रमोशंस, फॉर एग्जांपल इन आवर इंस्टीट्यूशंस, if you are asking faculty members how many papers have you written, they are going to write papers to get those promotions. So therefore, if we want to change the culture of our institutions, we need to also look at the assessment processes that exist in our institutions for promotions and for any higher level positions and all of that, which is one very important thing, the assessment processes. I think overall the relevance of research is the major contention here. अगर आप लंदन का एयर क्वालिटी मॉडल करके भी पेपर्स पब्लिश कर सकते हैं, आप दिल्ली का एयर क्वालिटी मॉडल करके भी पेपर्स पब्लिश कर सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में रिलेवेंस है और एक में जस्ट सिंपल रिसर्च है। क्योंकि अगर आप लंदन का एयर क्वालिटी मॉडल करना है तो आपको सारा डाटा ऑनलाइन मिल जाएगा, क्योंकि ऑल द डाटा इज वेरी नाइसली स्ट्रक्चर्ड एंड अवेलेबल। बट इफ यू वांट टू स्टार्ट सॉल्विंग द दिल्ली एयर क्वालिटी, you need to start from basics. Now you need to first of all develop technologies to measure the pollution levels. You need to place them at multiple places, and you need to do a lot more work. It tends to become a lot more difficult also for researchers to address some of these local problems. But that is what now needs to happen, because we need to start somewhere. I think we cannot continue to take problems from libraries and publish papers, and these papers also go back to library. Right. Most of our research, when I look at it, it's library to library. It never sees the light of the day. And that is how the research is currently done. And the measurement of research is also in terms of number of publications, number of citations. That is how we judge all our faculty members. I think unless these issues change, unless we pick up problems which are relevant to the society, and unless we use the startups and other kind of means to transfer these technologies to the society, I think the institutions will not be visible in the society. Our institutions, among peers, everything is known. That if you have written a paper, the people who read those papers are aware of what is happening. But society doesn't benefit from that, and there is also no visibility of this research in the society, because society doesn't really see any benefit of the research that is happening in most of the academic institutions. Of course, there are good people. There is a lot of research that is currently happening which has that kind of societal relevance. For example, there is Unnat Bharat Abhiyan program, which IIT Delhi is the national coordinator, and almost like 10,000 villages are connected with the IITs and other academic institutions through the Unnat Bharat Abhiyan initiative. And that is one way we are trying to pick problems from the society and trying to provide solutions to some of these problems. I think things are beginning to change now, but this is a process, this is a journey, and a lot of things need to come together in order for us to start addressing these problems in the society. प्रोफेसर नीलिमा, क्योंकि दो चीज़ें, जैसा कि राव साहब ने कहा कि
जो भी रिसर्च है और जिस तरीके का लेवल है या फिर हम स्टैंडर्ड की जो बात करते हैं बहुत डिफरेंट है अगर हम फॉरेन विश्वविद्यालय या कॉलेजेस की बात करते हैं। जी। क्या हमारे देश में जो विश्वविद्यालय या फिर कॉलेजेस हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है इस तरीके का, इसलिए दिक्कत है, या फिर जो हमारा मॉडल अब तक का रहा है उसमें कहीं कोई लैक है, उसको ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है और ज़्यादा तेज़ी के साथ, मैं कहूँ कि समय के साथ खासतौर पर उसमें बदलाव की ज़रूरत है? आपके दोनों जो बिंदु आपने कहे वो बहुत ही अहम है। फर्स्ट वन कि हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो वी हैव वेरी मेनी कैटेगरीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वी मे हैव अ कॉलेज इन अ स्मॉल सिटी, वी may have a big college, we may have a small university, a private university, a government university, and the facilities in all these universities is different. And I appreciate the idea of the national education policy which says that we should pool our facilities. तो मुझे लगता है कि यदि हमें अच्छा शोध करना है तो सबसे पहले मैंने ये पहले भी प्रस्ताव दिया है कुछ फोरम पर कि जितने भी हम लोग एक क्लस्टर बना सकते हैं। मान लीजिए हम एक जगह पर, चाहे वो छोटा कॉलेज हो चाहे वो बड़ी यूनिवर्सिटी हो, तो रिसर्च फैसिलिटीज को हम लोग को शेयर करना पड़ेगा जिससे कि हमारे बेनिफिशियरी सब लोग हो सके। तो पहला बिंदु तो ये है कि हम अपनी जितनी रिसर्च फैसिलिटीज हैं वो सबके लिए हम अवेलेबल कर दें जो अभी हमारे सिस्टम में नहीं है। वी आर कन्फाइंड टू आवर ओन रिसर्च फैसिलिटीज। वी शुड हैव मोर ऑफ MOUs, वी शुड हैव मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अदर इंस्टीट्यूट्स। फिर हम जो आप मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं कि यदि हम कोई मॉडल बना लें इसके लिए, या कहें कि हम इस मॉडल पर अपने शोध को हम आधारित कर सकते हैं, तो मैं कहूंगी कि ये हमारा एक ट्रांजिशन का फेज है। जो राव साहब ने कहा उसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि हम एक तरफ तो हम बात कर रहे थे कि हम अपना इम्पैक्ट फैक्टर, अपना H इंडेक्स हम बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ हम उस शोध की बात कर रहे हैं जो हम समाज से जुड़ जाएं। लेकिन अभी हमारे जो समाज से अगर जुड़कर हम जो शोध करते हैं उसका कोई भी एक क्रेडिटेशन नहीं है। तो लेकिन अगर भारत सरकार ऐसा सोचती है और जैसे शिक्षा मंत्रालय ने ये एक पहल की है और इस पहल में जो उनका एक और इनिशिएटिव है कि वो ट्रेनर्स को यहाँ लाने जा रहे हैं, जो ट्रेनर्स होंगे वो इन इंस्टीट्यूशंस में जाकर हेल्प करेंगे। और शायद जनवरी में ही 7 सेंटर ऑलरेडी दे हैव बीन डिफाइंड जहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि यदि ऐसे ट्रेनर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल हो जहां हम शेयरिंग फैसिलिटी के बेसिस पर हम लोग शोध कार्य करें, और इस तरह की ट्रेनर्स हम लोग अगर इंस्टीट्यूशंस में भेज पाएंगे जो इस बात को अहम तरीके से बता सकें कि यदि हम सोसाइटी बेस्ड हम रिसर्च करेंगे, यदि हम ऐसी रिसर्च करेंगे जो आज की हमारी मांग है, जैसे मान लीजिए हम आनंद की बात करें, वहां पर मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत हैं, तो हम कितने लोग उस पर शोध कर रहे हैं एक्चुअली, तो हम देखेंगे कि बहुत कम लोग शोध कर रहे हैं। अलीगढ़ में हम जाए वहाँ लॉक्स बन रहे हैं, तो हाउ मेनी पीपल आर डूइंग रिसर्च? इट इज ओनली अ प्रोडक्ट। सो ऑन वन हैंड वी हैव प्रोडक्शन एंड ऑन द अदर हैंड रिसर्च। तो मैं समझती हूँ इन दोनों को जब तक हम, देयर वोंट बी एन अमलगमेशन दैट वी टॉक अबाउट रिसर्च एज वेल एज प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मिनिएचर इंडस्ट्रीज, कुछ भी हो, छोटे से छोटा भी व्यवसाय हो सकता है, लेकिन यदि वो शोध से जुड़ा हुआ है तो मैं समझती हूँ कि इस शोध के साथ हम लोग बहुत उत्कृष्ट तरीके से हम लोग ऐसा शोध हम कर पाएंगे जो समाज से भी जुड़ा हुआ होगा। हम सोच रहे हैं कि हम लोग इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके साथ भी दिस विल आल्सो बी अ सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे जितने भी ऐसे शोधार्थी हैं वो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। ओके अभय जी, दो और महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो ये कि अगर जब हम लोकल लेवल पर जाने की बात कर रहे हैं, यानी कि लोकल इश्यूज़ को शोध के में शामिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो राव साहब कह रहे हैं कि रिसर्च सिर्फ लैब तक सीमित ना रहे, लैब से बाहर जो है समस्या है उसको मिटाने की तरफ अगर उसको हम ज़मीन पर ना उतार पाएँ तो फिर उसका मकसद अधूरा रह जाता है। इस दिशा में क्या बड़े बदलाव आपको लगता है या फिर आगे का रोड मैप हो सकता है जो इनिशिएटिव्स हमें आगे लेने चाहिए? अभी बहुत सारे बड़े बदलाव आ रहे हैं और बहुत बड़े बदलाव लेने की जरूरत भी है। जैसा कि प्रोफेसर रामगोपाल राव ने भी कहा, हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की परिकल्पना की गई है। तो ऐसा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यदि बनता है तो इसका काफी दूरगामी प्रभाव पड़ेगा ये जो रिसर्च और इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए। उसके साथ साथ कई प्रयास अभी पहले से ही किए गए हैं, जैसे सभी यूनिवर्सिटीज और IITs और अन्य संस्थानों में इंक्यूबेटर्स तो बनाए गए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य जो है, जो
इनोवेशन के क्षेत्र में इंक्यूबेटिव कंपनीज जो है उनको बढ़ावा देने के लिए है। तीसरा जो है कई सारे जो समाज और राष्ट्रीय महत्व की जो परियोजनाएं राज्य सरकारों और भारत सरकार चला रही है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम IIT कानपुर जो है वो नेशनल क्लीन गंगा मिशन में एक नॉलेज पार्टनर है। हम जो है जो गंगा नदी और अर्थ गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट में बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। इस तरह के जो राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें राज्य सरकारें भी काम कर रही है और राष्ट्र सरकारें भी काम कर रही है। आवश्यकता है कि ये जो हमारी शिक्षा संस्थान है और यूनिवर्सिटीज हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो राज्य और राष्ट्र सरकारों के साथ मिलकर काम करे, ताकि उनमें से कुछ शोध के विषय भी निकले, और यदि वो शोध के विषय निकलते हैं तो यहाँ पर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और फैकल्टी हैं उनको रिसर्च प्रॉब्लम्स लेकर उन पर सॉल्व कर सकते हैं, और उनसे जो सॉल्यूशंस निकलेगा उनको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं इन परियोजनाओं में। तो इन सब समन्वय की जरूरत है, और जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह की प्रोजेक्ट्स करने के लिए हमेशा फंडिंग की जरूरत रहती है, और आशा है कि चूंकि भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय इस पर काफी सीरियस है, तो आशा है कि इस संबंध में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का ये एक फोकस भी रहेगा कि जो हमारे समाज और राष्ट्र की जरूरतों की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है व्यापक तौर पर फंडिंग की जाए। So I think this will actually lead to I should say, surge in the innovation, which is relevant, as Professor Ram Gopal Rao also mentioned, that we do the research which is more relevant in the present context. प्रोफेसर राव, क्योंकि एक और इशू जो आता है वो यूथ जब जो रिसर्चर हैं ख़ास तौर पर उनकी अगर समस्याओं पर आऊँ, क्योंकि वो ही मेन इसमें वो टूल हैं जो कि इस पूरे के पूरे रोल को आखिर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। उनके नज़रिए से अगर देखें तो क्या रिसर्च के बाद उनके, मैं कहूँ कि इस्टेब्लिश होने या उनको फाइनेंशियली गेन या फिर एजुकेशनली उनको या कैरियर के लिहाज से वहाँ पर भी कुछ बदलाव या फिर उनको इंसेंटिव्स बढ़ाने या बदलने की ज़रूरत है? वो भी एक एक PhD थीसिस से आप एक प्रॉब्लम को टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाते। आई थिंक द फैकल्टी मेंबर्स नीड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज एवरी फैकल्टी मेंबर विल हैव a set of PhD students working with them, and these faculty members need to now orient their research more towards societal problems. In fact, if you look at it, there are 4 ways you can find a problem. One way you can find a problem is just go to library, search for a problem and solve it. That is one way. The second way is by observing issues in the society. उसके लिए आपको society connect improve करना पड़ता है. So that is the second thing that you are doing. The third thing is problems from industry. Now, when industries come and give you problems, tell us what exactly they need, how to research, what problems they are facing. That is the third way you can find a problem. That is where industry academia connect also becomes very important. The fourth way you can find problems is by working with the strategic agencies. Now you have ISRO, you have DRDO, the national missions. In all of these, they are also looking for solutions to a variety of problems now. So connecting with the DRDO, connecting with ISRO, picking up problems which they are facing and then providing solutions. So I think these are the 4 ways one can find problems. Unfortunately, India may abhi, because the society connect is missing, the industry academia interactions are not as good as what one would have liked. And even the strategic agencies, because they are all doing their own research in their own laboratories, even that connect also is a little bit weaker. But I think, I should also tell you, things are changing now. And at IIT Delhi, for example, we have now a major connect with DRDO. We created a joint advanced technology center, and there are at least 100 faculty members here. The exact number is about 150 PhD students and about 95 faculty members who are involved in solving problems of DRDO, which they are facing in terms of the defense requirements and all of that. I think these are the things that are changing right now. But I think over a period of time, I am sure many of these initiatives will have their impact in the society. And this is also the way even the American universities have made their name. In America, for example, in mid-19th century, they had what was known as the Morrill Act. The Morrill Act was a way they created these land grant universities,
through which they started connecting with the societal problems. And I think what happened in mid 19th century in the US is what I see now happening through NEP, through NRF, and through some of these initiatives now. Right, I think time will really make a difference in these. प्रोफेसर नीलिमा, एक आखिरी सवाल है। जिस तरीके से डॉक्टर राव बता रहे थे कि क्या जैसे साइंस की रिसर्च को लेकर आईआईटीज का टाई अप अलग अलग डीआरडीओ या इस तरह के संस्थानों के साथ हुआ है, क्या सोशल साइंस या फिर जो सामाजिक इश्यूज हैं उनको लेकर भी जो अलग अलग हमारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करने से एक बेहतर नतीजे हम दे पाएंगे? और जो बात हो रही है कि लैब से निकलकर जो फॉर्मूला है या फिर जो रिसर्च है वो ज़मीन पर लोगों का भला कर पाएगी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस तरह का टाई अप बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे अभी हम टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट ये सारे कोर्सेज इसमें चलते हैं, जितने भी ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं। तो हम लोगों ने भी जैसे कुछ एमओयूज किए। हमने एक तो अभी जैसे कामधेनु पर हम लोगों ने एक भारत मंत्रालय से ही हम लोगों ने एक एमओयू किया है। तो मुझे लगता है कि ये काफी लाभान्वित होगा और हम लोग जो इससे जुड़े हुए शोध हैं इसका हम लोग एक शोध केंद्र शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से ZSI से, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हम लोगों ने एक एमओयू किया है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक एमओयू किया है। तो हम लोग, मुझे लगता है इन संस्थानों से जुड़कर अवश्य ही एक इंटरैक्टिव रिसर्च हम कर सकते हैं और समाज से बेस्ड हम कुछ शोध कार्य कर सकते हैं। अभय जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूँगा। लिंकेज विद द अलग अलग जो इश्यूज हैं या डिपार्टमेंट है उनके साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को करना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। यस, बिल्कुल बिल्कुल, उनसे बिल्कुल जरूरी है। जब तक हम जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या मंत्रालय हैं या समाज है और हमारे जो दूसरे शोध संस्थान हैं और दूसरे यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ जब तक हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे तब तक एक इम्पैक्टफुल रिसर्च जो कि रिलेवेंट है वो करना मुश्किल है। और तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी कोलैबोरेटिव रिसर्च करें, इंडस्ट्री के साथ, समाज के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ और दूसरे रिसर्च संस्थानों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस मसले पर जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।